जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। इससे पहले जितने भी मुगल शासक हुए हैं, बाबर से लेकर के और पीछे हमने जहांगीर तक पढ़ लिया था। बाबर के बाद कौन आए थे? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद आए जहांगीर। तो आज बात करेंगे जहांगीर के पुत्र शाहजहां की। 1627 से लेकर 1658 तक का सारा शासनकाल डिस्कस करेंगे। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। वहां पर आपको मेडिवल हिस्ट्री और उससे पहले एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। बिल्कुल सीक्वेंस वे में अगर हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल डिटेल वे में हमने सारे हिस्ट्री डिस्कस की है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और खुर्रम की दक्षिणी विजय से खुश होकर ही जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। जब इन्होंने दक्षिण विजय की थी, अहमदनगर को इन्होंने जीता था। ठीक है। मलिक अंबर वहां पे जो शासक होते थे उनको हरा करके इसने शाहजहां की उपाधि ली थी, जो जहांगीर ने इनको दी थी। आगे देखते हैं शाहजहां का जन्म कब हुआ था। ये 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जहांगीर था और माता का नाम क्या था? जोधाबाई, जिनको जगत गोसाई भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो जगत गोसाई या जोधाबाई इनकी माता का नाम था। शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 को हुआ था। जहांगीर की मृत्यु 1627 में ही हो गई थी, लेकिन 3-4 महीने इनको लगे थे, थोड़ा विद्रोह चला था। इनके जो ससुर थे आसफ खान और नूरजहां के बीच में थोड़ा संघर्ष चला था। नूरजहां चाहती थी कि शहरयार जो एक और थे कि ये शासक बने, और आसफ खान चाहते थे कि शाहजहां ही शासक बने। तो 24 फरवरी 1628 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी, जिस उपाधि का नाम क्या था? अब्दुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी। काफी लंबा नाम है, लेकिन आपको किरण ए सानी ही याद रखना है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि किरण ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? ये शाहजहां ने धारण की थी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से शाहजहां का विवाह हुआ था। किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम। हालांकि इसकी कई पत्नियां थी, परंतु सबसे चर्चित और सबसे मन पसंदीदा बेगम कौन थी? अर्जुमंद बानो बानो बेगम। और इन्हीं को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं का नाम क्या था? मुमताज महल था, अर्जुमंद बानो बेगम का। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में होता है। यानी कि 20 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। और इनसे इनको 14 बच्चे होते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, 14 बच्चे पैदा उन्होंने किए थे, जिनमें से 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 7 बच्चे जीवित रहते हैं, जिनमें 4 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां होती हैं। 14वें बच्चे को जन्म देने में प्रसव पीड़ा के दौरान अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु के शोक में शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाता है। तो 14वें बच्चे को आप ये सोच भी सकते हो, 14-14 बच्चे मतलब कौन पैदा करता है? और 1631 में इनकी डेथ होती है, 1612 में इनकी शादी होती है। यानी कि आप सोच सकते हो 19-20 साल के अंदर ही 14-14 बच्चे पैदा करना। तो ये थोड़ी सी मतलब इसको हम क्रूरता ही बोलेंगे कि उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई थी इनके ऊपर। वो सिर्फ इसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझते थे। वैसे ही इतिहासकार बोलते हैं कि वो प्यार में उसने ताजमहल बनवाया था। ऐसी कोई बात देखने को मिलती नहीं है। तो आगे देखते हैं इनके पुत्र कौन कौन थे जो जीवित रहे थे। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सुजा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पुत्री कौन थी? जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये इनकी पुत्रियां थी। 3-4 इनके पुत्र जीवित बचे थे। चलिए शाहजहां के प्रारंभिक जीवन और कुछ चुनौतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बादशाह बनने से पहले शाहजहां एक शहजादे के रूप में जहांगीर की सेवा में था। और जहांगीर के कहने पर इसने कई लड़ाइयों का नेतृत्व भी किया था और कईयों में इसने जीत भी हासिल की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ विजय थी। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी मेवाड़ को वो जीत नहीं पाया था। ठीक है। तो जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए मेवाड़ पर उसने भी विजय प्राप्त करनी चाहिए।
तो 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ भेजा। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में कि कैसे वहां पे अमर सिंह शासक थे। उन्होंने काफी अच्छे ढंग से लड़ाई की थी अमर सिंह ने, और अपने राज्य की रक्षा की थी। लेकिन जब उन्होंने बाद में 1614 में अपने पुत्र खुर्रम या शाहजहां को भेजा, तो उन्हें वहां पे जाके काफी कत्लेआम मचाया था, फसलें वगैरह नष्ट कर दी थी, किसानों को बहुत प्रताड़ित किया था। और इस समय आकर अमर सिंह संधि कर लेते हैं, किसके साथ? खुर्रम के साथ। तो 1615 ईस्वी में खुर्रम और शाहजहां के बीच में संधि होती है। इस संधि में कुछ शर्तें रखी जाती हैं, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, हमने सारा बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शाहजहां ने जहांगीर के समय में मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर लिया था। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्रम में उसने अहमदनगर को भी जीत लिया था। इस प्रकार उसने राजा बनने से पहले ही अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया था। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तब शाहजहां दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं था। तो वहां पे वो मौजूद नहीं था। ऐसे में दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था कि वो शाहजहां की जगह किसी और को राजा बना दे, क्योंकि दरबारी तो यही चाहते थे, जैसे नूरजहां के अंडर में उस टाइम सारा सिस्टम चल रहा था। क्योंकि जहांगीर तो एक बेवड़ा टाइप था, उसने नूरजहां को ही अपना सारा सौंप दिया था राजपाट। तो नूरजहां चाहती थी कि शहरयार शासक बने, दरबारियों को भी उसने अपने पक्ष में कर रखा था। तो आसफ खान जो थे इसके ससुर, उसको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वह चाहता था कि उसके दामाद जो थे वही शासक बने। इसलिए उसने तुरंत अपने दामाद अर्थात शाहजहां को सूचना भेजी कि वह जल्द से जल्द आगरा वापस आ जाएं। इस क्रम में पत्राचार के माध्यम से ही शाहजहां ने आसफ खान को भी एक सूचना भेजी कि जितने भी हमारे विरोधी हैं, जो भी ये बात कर रहे हैं कि मेरे को शासक नहीं बनाए दिया जा रहा, तो सभी के सभी को क्या किया जाए, उनकी हत्या करवा दी जाए। शाहजहां ने भी ऐसा एक चिट्ठी के अंदर लिखकर भेजा। तो शाहजहां को बादशाह बनने के लिए लगभग 4-5 महीने का संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं लड़ पाए, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे मौजूद नहीं था। और वैसे इसकी खास जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उसने जो चिट्ठी के अंदर लिख के भेजा था उसी को उसने फॉलो किया आसफ खान ने, और आसफ खान ने इसके काम को काफी ज्यादा आसान कर दिया था। कई 3-4 महीने के अंदर जो ये संघर्ष चला था, इसमें काफी सारी मौतें भी वहां पे हुई थी। जो उनके विरोधी थे शाहजहां के, तो सबको मौत के घाट उतार दिया गया था। बाद में 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, शुरुआत में कौन कौन सी परेशानियों का इसने सामना किया था। तो प्रारंभिक विद्रोह, कुछ विद्रोह हुए थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बुंदेलों का विद्रोह। 1628 से लेकर 7 साल तक ये विद्रोह चला था। समय समय पर ये बुंदेल विद्रोह करते रहते थे। तो इसके समय में 1628 में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने क्या किया, विद्रोह कर दिया था। किसने किया था? जुझार सिंह ने। लेकिन आगे चलकर 1635 में इस विद्रोह का अंत हो जाता है और जुझार सिंह की हत्या कर दी जाती है 1635 ईस्वी में। आगे खान जहां लोधी द्वारा विद्रोह किया जाता है 1628 से 31 तक, यानी कि 3 साल तक ये भी छोटे मोटे विद्रोह करता रहता है खान जहां लोधी। तो दक्षिण भारत में खान जहां लोधी एक अफगान सरदार था, जो पहले मुगलों के ही अधीन था। शाहजहां के समय वह विद्रोह घोषित करते हुए अहमदनगर चला जाता है और वहां जाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इस बात से दुखी होकर शाहजहां उसका पीछा करता है। कई युद्ध लड़े जाते हैं। अंततः इस विद्रोही को 1631 में मृत्युदंड दे दिया जाता है। कब? 1631 में। आगे देखते हैं पुर्तगालियों का दमन। उस टाइम तक पुर्तगाली भी भारत के अंदर आ चुके थे, 1632 की बात है। तो पुर्तगाली जो भारत में व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे, वे शाहजहां के समय उद्दंडता शुरू कर देते हैं। जैसे कई क्षेत्रों में मुगल सैनिकों को भगाना, खुद से ही कर वसूलना, कर को बचाना, यहाँ तक कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना, जबरदस्ती उन पर ईसाई धर्म थोपना। इस तरीके से वो मनमानी करना स्टार्ट कर देते हैं, उद्दंडता पर वो उतर जाते हैं। होता ही है दोस्तों, कई साल जिनको हो जाते हैं बसे हुए, वो थोड़ी सी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। जो क्षेत्र उनको लगता है थोड़ा कमजोर है, वहां पे दमन वो अपना कंट्रोल दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से वो कार्य करने लगते हैं कुछ। तो क्या क्या होता है, 1632 में शाहजहां ने बंगाल के सूबेदार कासिम खान को हुगली के पुर्तगालियों का दमन करने का आदेश जारी किया जाता है। किसको बोलता है वो? बंगाल के सूबेदार कासिम खान को बोलता है। तो कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण करके अनेकों पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों को बंदी बना लिया। तो पुर्तगालियों का दमन इसने किया था 1632 में। आगे सिखों के साथ भी दोस्तों इनके थोड़े से तनावपूर्ण संबंध थे, क्योंकि गुरु अर्जुन देव की हत्या जो कि जहांगीर के द्वारा की गई थी, उसके बाद सिखों और मुगलों के बीच के संबंध काफी तनावपूर्ण हो जाते हैं। और यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के समय में भी देखने को मिलते हैं।
इस समय गुरु कौन होते हैं? गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी सिखों के गुरु होते हैं, जो उस समय मुगलों की बात स्वीकार नहीं करते। तो ये भी मुगलों की बात स्वीकार नहीं करते थे, जिसके कारण मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष होता है और यह संघर्ष काफी लंबा चलता है। तो कुछ ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर शाहजहां को प्रारंभिक विद्रोहों का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके साम्राज्य विस्तार कैसे किया इन्होंने। तो शाहजहां जो थे वो शासक बनने के बाद सिर्फ इन संघर्षों और विद्रोहों में ही व्यस्त नहीं था, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को भी विस्तार देने का प्रयास किया, जिसमें उसने दक्षिण भारत और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर ध्यान दिया। दक्षिण भारत यानी नीचे की तरफ और उत्तर पश्चिम यानी कि अफगानिस्तान की तरफ इसने मतलब ध्यान दिया था। तो दक्षिण अभियान के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अहमदनगर का अभियान इसमें इंपॉर्टेंट है। उसने 1629 में चढ़ाई की थी और बाद में चलकर अहमदनगर के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया था। अहमदनगर को जीतकर पुनः अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया था। पहले जब ये शहजादा था, मतलब जहांगीर के अंडर काम करता था, तब भी इसने वहां पे क्या किया था, विद्रोह वगैरह किए थे। लेकिन 1629 में इसने फाइनली क्या किया था, अहमदनगर को मुगल शासकों के अंदर, मुगल शासन के अंदर मिला लिया था। इसके अलावा इसने गोलकुंडा और बीजापुर, ये भी दक्षिणी क्षेत्र होते थे, इन पे भी अभियान किया। लेकिन यहाँ संघर्ष ज्यादा मजबूती से नहीं रख पाता है, क्योंकि यह वह दौर था जब उसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 में मृत्यु हो जाती है। तो 1631 में उसकी वाइफ की जो मृत्यु हो जाती है, तो ये गोलकुंडा और बीजापुर को मतलब पूर्णतः नहीं जीत पाया था। लेकिन जो अहमदनगर था उसके ऊपर इसने पूर्ण विजय हासिल कर ली थी। अपने शासन के समय शाहजहां ने अपने पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया हुआ था, और इस दौरान औरंगजेब जो था वो कहाँ का, दक्षिण भारत का वो सूबेदार था, जो आगे चल के शासक भी बनता है। ये उस समय कहाँ का, दक्षिण भारत का ये सूबेदार था। आगे कंधार की तरफ इसने ध्यान दिया था। तो कंधार भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान क्षेत्र में था। इस क्षेत्र में ईरानी जो थे वो या फारस का अधिकार पहले ही हो चुका था। ईरान को फारस बोलते थे, तो फारस का अधिकार यहाँ में पहले ही हो चुका था। जहांगीर के समय ही यह क्षेत्र ईरान में फारसियों के पास चला गया था, और यह ऐसा सीमा प्रांत क्षेत्र था जहां से किसी के भी भारत में प्रवेश करने के रास्ते बनते थे। आप अगर भारत के मैप को देखोगे तो यहाँ पे पड़ता है अफगानिस्तान, जैसे ही भारत है तो इस साइड पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी भारत के अंदर प्रवेश कर सकता था। 1622 में फारस के द्वारा इस क्षेत्र को जहांगीर के समय ही जीत लिया गया था, परंतु जैसे ही शाहजहां शासक बनता है तो उसके बाद 1638 में वह कंधार को अपने अधीन कर लेता है, और इस प्रकार शाहजहां की सीमा कंधार तक फैल जाती है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे इंपॉर्टेंट। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला मतलब काफी सारी चीजें, काफी सारी इमारतें इसने अपने टाइम में बनवाई थी। जैसे दिल्ली का लाल किला सबसे मेन, उसके बाद जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास, ये सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। देखिए ये है हमारा लाल किला जो दिल्ली के अंदर है, जामा मस्जिद, ये है दीवाने आम और दीवाने खास। काफी भव्य मस्जिदों का निर्माण इसने करवाया था। ताजमहल के बारे में हम पढ़ेंगे। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, किसने तैयार की थी? उस्ताद ईशा ने। और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे ये। कई शैलियों को मिलाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया, और ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष लगे थे दोस्तों। 1631 में स्टार्ट किया था, 1653 तक का समय लग गया था, और लगभग 22 साल लग गए थे इसको बनाने में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिस संगमरमर का उपयोग किया गया था वह राजस्थान के मकराना से लाया गया था, और ये प्योर व्हाइट पूर्णतः सफेद संगमरमर का प्रयोग इसमें किया गया था ताजमहल को बनवाने में। आगे मयूर सिंहासन की बात करते हैं दोस्तों। मयूर सिंहासन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह भारत में मुगल सम्राटों का आसन था, और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखा गया था। कुछ इस तरीके का दिखता था ये मयूर सिंहासन, बिल्कुल सोने और जवाहरातों से जड़ा हुआ था। थोड़ा जमीन से ऊपर सीढ़ियां लगाकर ये बनाया गया था। तो मयूर सिंहासन को सोने और जवाहरात में ढक दिया गया, जिसके ऊपर जाने की सीढ़ियां होती थी, और शासक जो होते थे वो जमीन से ऊपर बैठते थे। मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और लूट लिया,
तो वह अपने साथ इस कीमती सिंहासन को भी ले गया था। तो शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली थी? शाहजहां ने डाली थी। और शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, ये दो प्रमुख चित्रकार थे शाहजहां के दरबार में। शाहजहां के समय जो संगीतज्ञ थे जो उसके दरबार में रहते थे वो कौन थे? लाल खान, जिसे शाहजहां ने गुण समुंदर की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, शाहजहां ने सजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवाया था, जिसमें सजदा का अर्थ क्या होता है कि राजा को सिर झुकाकर सलाम करना, और पैबोस में क्या होता है? भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना। ये प्रथा शुरू किसने की थी? ये दिल्ली सल्तनत का जब शुरुआती टाइम पीरियड था, बलबन उस टाइम पे थे, तो बलबन ने इस प्रथा को शुरू किया था, सजदा और पैबोस को। ये इसने खत्म कर दी थी शाहजहां ने। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर पुनः लागू किए थे। इन तीर्थ यात्रा कर जो अकबर ने समाप्त कर दिए थे, तो इन्होंने पुनः इनको लागू किया था। इन करों को लागू करने के बाद कविंद्राचार्य एक व्यक्ति थे, तो इनके प्रयासों की वजह से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र जो थे वहां का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराधिकार का युद्ध। अब ये क्या था? नाम से ही पता लग रहा है कि आगे जो उत्तराधिकारी होने वाले हैं उनके बीच में युद्ध चला होगा, तो इसको ही उत्तराधिकार का युद्ध बोला गया। तो 1658-59 ये जो 2 साल थे उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसके संबंध में यह कहा जाता है कि शाहजहां 1657 में बीमार पड़ जाता है और यह खबर फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से जितने भी उनके पुत्र थे वो राजा बनने के लिए लालायित हो जाते हैं, और इसी क्रम में सभी पुत्रों के बीच जो युद्ध होता है उसे ही उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। तो सारे जो चारों पुत्र थे उनके बीच में राजा बनने की इच्छा पैदा हुई, जैसे उनको पता लगा कि उनके पिता जो उनकी मृत्यु हो गई है। तो 1658 में इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस समय सभी पुत्र अलग अलग क्षेत्रों में सूबेदार थे। जैसे कि हमने बताया आपको, औरंगजेब कहाँ पे थे? दक्षिण क्षेत्र में थे। और शाह सुजा ये बंगाल के क्षेत्र में था। मुराद बख्श गुजरात के क्षेत्र में था। और दारा सिकोह सत्ता को प्राप्त करने की स्थिति में था। तो सबसे पहले क्या हुआ? बहादुरपुर का युद्ध होता है 24 फरवरी 1658 ईस्वी में। तो बहादुरपुर में क्या होता है दोस्तों? इस युद्ध में दारा सिकोह ने शाह सुजा को पराजित कर दिया। शाह सुजा जो बंगाल के क्षेत्र में सूबेदार थे वो बंगाल से युद्ध करने आता है, लेकिन दारा सिकोह उसे रास्ते में ही बहादुरपुर के युद्ध में हराकर वापस बंगाल भगा देता है। आगे होता है धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। इस युद्ध में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई होती है, और इस युद्ध में क्या होता है? औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना भी जुड़ जाती है, और इसमें दारा सिकोह की हार होती है। फिर एक युद्ध होता है जिसको सामूगढ़ का युद्ध बोलते हैं। ये 29 मई 1658 ईस्वी में होता है। तो पिछले युद्ध में पराजित होने के बाद भी दारा सिकोह ने हार नहीं मानी और फिर से औरंगजेब के साथ वो लड़ाई करता है, और इस युद्ध में भी मुराद बख्श ने औरंगजेब का साथ दिया, और इस युद्ध के अंदर भी दारा सिकोह की हार हो जाती है, और यह तय हो जाता है कि अगला शासक कौन बनेगा? औरंगजेब ही बनेगा। आगे एक और युद्ध होता है दोस्तों, देवराय का युद्ध, जो 14 मार्च 1659 ईस्वी में होता है। ये भी दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में ही होता है। इसमें फिर से बेचारे दारा सिकोह हार जाते हैं। प्रयत्न बहुत किए इन्होंने, लेकिन ये एंड में हार गए, और 1659 में दारा सिकोह की हत्या करवा दी जाती है। तो अब अगला शासक कौन बनेगा? औरंगजेब ही मुगल वंश के अगले शासक बनेंगे। जैसे ही औरंगजेब शासक बनता है, वह अपने पिता शाहजहां को कैद करवाता है, और 1658 से 1666 यह वह दौर था जब आगरा के किले में शाहजहां को कैद में रखा जाता है, और वहीं से वह खिड़कियों से जीवन भर ताजमहल को निहारता रहा, और 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, कैसे इन्होंने अपने खुद के पिता को ही बंदी बना के रखा था। तो लगभग 8 साल तक वो वहीं पे रहा कैद में ही, और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। चलिए, दारा सिकोह के बारे में हमने पढ़ा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दारा सिकोह से रिलेटेड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दारा सिकोह जो था काफी सहिष्णु टाइप का शासक था, सहनशील शासक था। इसने हिंदू ग्रंथों को भी अच्छे तरीके से पढ़ा और इस्लाम ग्रंथों को भी काफी अच्छे ढंग से पढ़ा।
इसने कहा कि हिंदू एवं इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के दो अलग अलग माध्यम हैं। इसने वेद उपनिषद सबका अध्ययन अच्छे तरीके से किया था और काफी झुकाव था दोस्तों इसका हिंदुत्व की तरफ। ठीक है, तो ज्यादा कट्टर नहीं था ये, हिंदुओं के भी मतलब वो सोचता था, ये हिंदू मुस्लिम मतलब भाई भाई दोनों को सोचता था आपस में। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। किसने करवाया था? दारा सिकोह ने। लेनपुल एक इतिहासकार थे। इसने दारा सिकोह के सहिष्णु विचारों के कारण इसे लघु अकबर की संज्ञा भी दी थी। लेनपुल ने क्या संज्ञा दी थी इनको? लघु अकबर की संज्ञा दी थी। तो ठीक है दोस्तों, 1627 से लेकर के 1658 तक का सारा शासन हमने डिस्कस किया। शाहजहां के बारे में पूरा पढ़ा। अगली वीडियो में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।